Hello everyone, this video is the complete package. Yes, you have heard right. In this single video, you are going to study all about osmosis. Osmosis क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, then osmosis के applications क्या हैं, types क्या हैं, what is osmotic pressure, reverse osmosis क्या है, उसके applications क्या हैं, and a number of conceptual questions. So let us begin. सबसे पहले बात करते हैं osmosis है क्या. तो it is the flow of solvent molecules from the region of low concentration to the region of high concentration, that is from the solvent side to the solution side through semi permeable membrane. तो इतना डिफिकल्ट है नहीं जितना ही आपको लगा होगा. कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है. सबसे पहला ये कि जो मूवमेंट होता है वो सॉल्वेंट पार्टिकल्स का होता है, ना कि सोल्यूट पार्टिकल्स का. नॉर्मली हम जब किसी भी सॉल्यूशन के बारे में सोचते हैं ना, इमेजिन करते हैं, तो वी फील लाइक उसके अंदर छोटे छोटे सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं जो मूव करेंगे. लाइक अगर हम पानी में नमक को डिसॉल्व करते हैं तो हमें क्या लगेगा, मूवमेंट सॉल्ट के पार्टिकल्स, नमक के पार्टिकल्स का होगा. बट नो, ऐसा नहीं है. When we talk about osmosis, तो सोल्यूट के पार्टिकल्स मूव नहीं करेंगे. मूवमेंट किसका होगा, सॉल्वेंट का. जो लिक्विड हमने लिया है, सॉल्वेंट लिया है, उसके पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा. उसके बाद हमें हमेशा क्या लगता है कि जो मूवमेंट है वो हमेशा हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाता है. बट नो, जब हम ऑस्मोसिस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे होगा फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन. तो ये दो चीजें आपको बस याद रखनी है. पहला ये कि जो मूवमेंट होगा वो किसका होगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का. और दूसरा, मूवमेंट विल बी फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन. और बीच में क्या रहेगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. तो एक मेम्ब्रेन है जिससे क्रॉस होकर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स जाएंगे फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन. यहाँ इसको समझते हैं. मान लेते हैं हमारे पास दो अलग अलग सॉल्यूशंस हैं विच आर सेपरेटेड बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. अब ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है, तो इसके देखिए फर्स्ट जो वर्ड आता है सेमी. सेमी का मतलब हो गया पार्शियल. तो ये कंप्लीट मूवमेंट अलाउ नहीं करता, यहाँ से होता है पार्शियल मूवमेंट. अब मूवमेंट किसका होगा, सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का होगा बिकॉज दे आर स्मॉल. और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सोल्यूट के पार्टिकल्स क्रॉस होकर के नहीं जा पाएंगे. तो पार्शियल मूवमेंट को अलाउ कर रहा है, इसलिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इसका नाम होता है. तो हमने दो अलग अलग सॉल्यूशंस लिए विच हैव बीन सेपरेटेड बाय द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. अब हम ऐसा मान रहे हैं कि एक तरफ जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, लो कंसंट्रेशन वाला, और दूसरी साइड में वी हैव द कंसंट्रेशन विच इज हाई. तो हाई कंसंट्रेशन वाला हमारे पास सॉल्यूशन है. अब हाई वाले को हम नॉर्मल सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं और लो वाले की जगह हम सॉल्वेंट भी ले सकते हैं. बिकॉज सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट प्योर है, हमने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया. और जब सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिला देंगे तब क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हमेशा हाई होती है इन कंपैरिजन टू सॉल्वेंट. तो अगर एक तरफ सॉल्वेंट है, दूसरी तरफ सॉल्यूशन है, या फिर एक तरफ लो कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है और दूसरी तरफ हाई कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है, एंड दे आर सेपरेटेड बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो क्या होगा, जहां पे कंसंट्रेशन कम है वहां से मूवमेंट होगा टुवर्ड्स द हाई कंसंट्रेशन साइड. तो ये मूवमेंट जो रहेगा लेफ्ट टू राइट वाला, इसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस. ठीक है. तो इसके बाद एक चीज और आप लोग समझ लीजिए कि ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ये क्या है, सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को अलाउ करेगा, सोल्यूट के पार्टिकल्स यहां से मूव नहीं कर पाएंगे. एंड वन मोर थिंग इज रिटन हियर, मोर वाटर टू लेस वाटर साइड, या मोर सॉल्वेंट टू लेस सॉल्वेंट साइड. तो इससे भी आप समझ सकते हैं. अब यहाँ पे ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि नॉर्मली तो हाई टू लो जाना चाहिए, तो यहाँ लो टू हाई क्यों हो रहा है. देखिए, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, हम लोग किसके मूवमेंट की बात कर रहे हैं, सॉल्वेंट के मूवमेंट की. अब सॉल्वेंट जनरली मैक्सिमम केसेस में जो लिया जाता है वो होता है वाटर. हमने यहाँ क्या बोला कि जो मूवमेंट होगा वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की साइड में होगा. लेकिन अगर अमाउंट ऑफ वाटर की टर्म्स में हम बात करें तो जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम है, यहाँ पे पानी क्या होगा, सॉल्वेंट क्या होगा, ज्यादा होगा. कंसंट्रेशन कम है ना सॉल्यूशन की, इट मींस सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो वहां पे वाटर या सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है. दूसरी साइड में हम क्या बोल रहे हैं कि जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन हाई है. तो किसी भी सॉल्यूशन की जब कंसंट्रेशन हाई होगी, यानी कि वहां पे जो पानी है या जो सॉल्वेंट है उसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम. तो कंसंट्रेशन की टर्म्स में अगर बात करते हैं तो लो टू हाई होता है मूवमेंट. लेकिन अगर पानी की टर्म्स में बात कर ले, क्योंकि मूवमेंट सॉल्वेंट का हो रहा है, लिक्विड का हो रहा है, तो लिक्विड को इमेजिन करके देखें तब क्या हो रहा है, जहां ज्यादा वाटर है या जहां ज्यादा सॉल्वेंट है वो किधर जा रहा है, लेस सॉल्वेंट या लेस वाटर की तरफ. तो दोनों चीजों में आपने कंफ्यूज नहीं होना.
ठीक है, ये एक्चुअल डेफिनेशन है जो आपको बुक्स में और हर जगह पर मिलेगी कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की साइड मूवमेंट होगा। लेकिन अगर सॉल्वेंट या वाटर की ही टर्म्स में हम लोग डिस्कस कर लें तो जिस साइड में पानी ज्यादा है वहां से वो मूव करके किधर जाएगा, जहां पे पानी या जहां पे सॉल्वेंट कम है। तो ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं, डू नॉट बी कंफ्यूज्ड एवर। पानी ज्यादा से कम लेकिन कंसंट्रेशन कम से ज्यादा, और मूवमेंट होना है सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का। थोड़ा सा और डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं। तो तीन अलग अलग कंडीशंस यहाँ पे रिप्रेजेंट की गई हैं। तो पहली कंडीशन में क्या है, दो हमारे पास सॉल्यूशंस हैं, वन विद लो कंसंट्रेशन एंड द अदर विद हाई कंसंट्रेशन, एंड दे हैव बीन सेपरेटेड बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और नॉर्मल कंडीशन है, तो अभी अभी हमने डिस्कस किया था अंडर नॉर्मल कंडीशंस क्या होता है, मूवमेंट होता है सॉल्वेंट का, जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं इनका मूवमेंट होगा, कहां से कहां होगा, फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। तो अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस ये फ्लो रहेगा, इस प्रोसेस को क्या बोल देंगे, ऑस्मोसिस। तो ये नॉर्मल कंडीशंस हो गई। इसके बाद अगली कंडीशन हमने शो की, यहाँ पर भी क्या है, एक लो कंसंट्रेशन वाला सोल्यूशन है, दूसरा है हाई कंसंट्रेशन वाला, उनको भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से हमने सेपरेट किया, सेम ये वाली कंडीशन, बट अ स्लाइट डिफरेंस इज देयर। अब डिफरेंस क्या है, हमने प्रेशर एक्सर्ट किया, प्रेशर इक्वल टू पाई। अब ये जो पाई होता है, पाई इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या है अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी आप समझिए कि हमने प्रेशर एक्सर्ट किया कितना, इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर, ये वन पॉइंट। एंड सेकंड पॉइंट क्या है, दिस प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द हाई कंसंट्रेशन साइड। तो एक तरफ लो कंसंट्रेशन है, एक तरफ हाई। हम जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे कहाँ करेंगे, हमेशा हाई वाले की तरफ। क्यों करेंगे पहले वो समझते हैं। अभी हमने डिस्कस किया जो मूवमेंट है वो कहां से कहां है, लो टू हाई जा रहा है, ठीक है। ये लो कंसंट्रेशन से हाई की तरफ अपने आप फ्लो हो रहा है सॉल्वेंट का, तो हमें ऑपोजिट साइड से ही तो प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ेगा। अगर हम किसी प्रोसेस को रोकना चाहते हैं या रिवर्स करना चाहते हैं, फ्लो अगर इधर है तो हम ऑपोजिट डायरेक्शन से ही प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो वही यहाँ पर हो रहा है, मूवमेंट जो था वो लो टू हाई, लेफ्ट टू राइट हो रहा था। तो हमने राइट साइड में हाई कंसंट्रेशन की तरफ क्या एक्सर्ट कर दिया, कुछ प्रेशर अप्लाई किया। अब देखते हैं क्या होता है। प्रेशर कितना है, तो प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जब हम ऑस्मोटिक प्रेशर, तो जब हम ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, ये प्रेशर कितना होता है, दिस इज जस्ट सफिशिएंट टू बैलेंस द फ्लो। जितना ये फ्लो हो रहा है, जो प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस हो रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर जस्ट इसका ऑपोजिट होता है, इसको रोकने में वो इफेक्टिव होता है। तो जैसे हमने ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्ट किया, ये क्या करेगा, दिस विल स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। यानी कि जो मूवमेंट चल रहा था लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन की साइड, वो इससे बैलेंस हो जाएगा और वो मूवमेंट रुक जाएगा। तो जब भी हम ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, इन दैट केस नो फ्लो इज ऑब्जर्व। तो जो लो टू हाई वाला मूवमेंट था वो ऑटोमेटिकली रुक जाएगा व्हेन अ प्रेशर इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड। उसके बाद हमने क्या किया, अभी तो इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करके देखा, तो जितना मूवमेंट था इक्वल प्रेशर लगाया, उस मूवमेंट को हमने रोक दिया। अब आप खुद सोच के देखिए, अगर इधर से हम और ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करें, ऑस्मोटिक प्रेशर तो इस मूवमेंट को बैलेंस कर देता है, लेकिन अगर ये प्रेशर और ज्यादा होगा, स्ट्रांग होगा, तो ये इसको पीछे की तरफ पुश कर देगा, यानी कि द मूवमेंट इज गोइंग टू बी रिवर्स्ड। तो जो लो टू हाई वाला फ्लो था वो अब हाई टू लो चलेगा। अब देखिए यहाँ पर हमने प्रेशर एक्सर्ट किया विच इज ग्रेटर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर तो मूवमेंट को बस रोक देता है, अब और ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, अब जो मूवमेंट स्टार्ट होगा दैट विल बी फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टुवर्ड्स लो कंसंट्रेशन। और यहाँ भी मूवमेंट किसका होगा, तो वो सॉल्वेंट का ही होगा, लेकिन इस बार हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ आ गया। तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं, द प्रोसेस इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। तो एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। अंडर नॉर्मल कंडीशंस, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगा, किसका, सॉल्वेंट का, ये होता है ऑस्मोसिस। उस ऑस्मोसिस में अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर लगा दें, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करता है, इस मूवमेंट को सिर्फ स्टॉप कर देता है, जस्ट उसको बैलेंस कर देता है। इन दैट केस नो फ्लो इज ऑब्जर्व्ड। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे डिफाइन करेंगे, द प्रेशर एक्सर्टेड, पहले तो देखिए कहाँ, तो हाई कंसंट्रेशन साइड की तरफ लगता है हमेशा। द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन just to stop the flow of solvent molecules from low concentration to high concentration। या आप ऐसा भी बोल सकते हैं, the pressure exerted on the high concentration side to stop the process of osmosis। तो osmosis को रोकने में जो प्रेशर लगता है वो होता है osmotic pressure। और अगर हम उससे भी ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करते हैं तो रिवर्स हो जाता है osmosis वाला प्रोसेस, and this is known as reverse osmosis। अब हम बात कर लेते हैं
टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस एंड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। तो पहले टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस डिस्कस करते हैं। ये दो टाइप्स की होती है, एंड ऑस्मोसिस, एक्स ऑस्मोसिस, या आप इसको एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस भी बोल सकते हैं। अब इन दोनों को समझते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। सपोज हमारे पास एक सेल है, अब ये रेड ब्लड सेल भी हो सकता है, कोई और बॉडी का सेल भी हो सकता है, या नॉर्मल कोई ऑर्डिनरी सेल, किशमिश, रेजिन जैसा भी हो सकता है। तो किसी भी एक सेल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मान लीजिए ब्लड सेल है, जो भी सेल आप मानना चाहते हैं। तो सपोज इसकी जो कंसेंट्रेशन है वो 0.5% है। अब इस सेल को हमने डिप करके रख दिया एक सॉल्यूशन में जिसकी कंसेंट्रेशन है 0.1। नॉर्मल कंडीशंस है। नॉर्मल कंडीशंस में आपको पता है क्या होता है, ऑस्मोसिस। यस, तो ऑस्मोसिस क्या है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन। अब अंदर की कंसेंट्रेशन है 0.5 और बाहर की कंसेंट्रेशन है 0.1। क्योंकि बाहर की कंसेंट्रेशन कम है तो लो टू हाई रहता है मूवमेंट। तो बाहर जो कम कंसेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन था उसके सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स कहाँ जाएंगे, सेल के अंदर। फ्रॉम लो कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन होगा मूवमेंट, तो बाहर जितना भी लिक्विड है वो सब निकल के सेल के अंदर जाएगा। तो जब भी सेल के अंदर मूवमेंट होता है, इनसाइड द सेल, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोऑस्मोसिस। और हमेशा एंडोऑस्मोसिस की वजह से क्या है, जो भी हमने सेल लिया है द सेल विल स्वेल, क्योंकि बाहर का लिक्विड उसके अंदर भर जाएगा। तो ये सेल क्या होगा, सेल विल स्वेल। ये उसका ऑपोजिट है अब एक्सोस्मोसिस। यहाँ हमने क्या किया कि कोई भी एक सेल लिया है, सेल को एक लिक्विड में हमने डिप करके रख दिया। अब ऐसा मान लिया कि सेल की कंसेंट्रेशन अगेन 0.5 है और इसके बाहर जो हमने सॉल्यूशन लिया है फॉर एग्जांपल वो कितना दिया, 0.9%। अब इस बार क्या होगा, अंदर की कंसेंट्रेशन कम है और बाहर की कंसेंट्रेशन ज्यादा है। मूवमेंट कहाँ से कहाँ होता है, फ्रॉम लो टू हाई जाता है। यहाँ पे लो है तो अंदर का सारा जो लिक्विड है, जो सॉल्वेंट है, वो निकल के बाहर आ जाएगा फ्रॉम लो टू हाई। तो अंदर का सारा लिक्विड बाहर निकल के आ गया। इसकी वजह से सेल क्या हो जाएगा, पिचक जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। तो जब भी मूवमेंट होता है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट आउटसाइड, आउट ऑफ द सेल, सेल में से सारा लिक्विड निकल के बाहर जब आ जाता है तो प्रोसेस इज नोन एज एक्सओस्मोसिस, और इसकी वजह से हमेशा जो सेल है वो श्रिंक हो जाता है। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की। तो सपोज हमारे पास दो सॉल्यूशंस हैं, दोनों को हमने सेपरेट किया है विद द हेल्प ऑफ अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ये जो दो अलग अलग सॉल्यूशंस हमने लिए हैं, इनकी कंसेंट्रेशन अगर सेम है, सपोज C1 इज इक्वल टू C2, दोनों की कंसेंट्रेशन सेम है, तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक। ठीक है, यहाँ पे कंसेंट्रेशन भी सेम रहती है और दोनों साइड में जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो भी कैसा होता है, दैट इज ऑल्सो सेम। क्योंकि कंसेंट्रेशन सेम है, क्या यहाँ मूवमेंट होगा, ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है मूवमेंट कहाँ से कहाँ होता है, फ्रॉम लो टू हाई होता है। यहाँ तो दोनों साइड की कंसेंट्रेशन सेम है, सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा ही नहीं। तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि दोनों साइड की कंसेंट्रेशन सेम है, या आप ये भी कह सकते हैं कि जब दोनों साइड का प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो जाता है तो वो क्या होते हैं, दे आर नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सो इन दिस केस C1 इज इक्वल टू C2। लेकिन अगर कंडीशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें, एक सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन ज्यादा है और दूसरे वाले की कम है, एंड अगेन दे आर सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो जिस सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, हमने क्या एज्यूम किया है, C1 इज ग्रेटर देन C2, हमने एज्यूम किया। तो जिसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा है उसको हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपर मतलब ज्यादा, और जिसकी कंसेंट्रेशन कम है इट विल बी नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो दो सॉल्यूशंस हैं, दोनों को सेपरेट किया गया है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, दोनों की कंसेंट्रेशन सेम होगी तो आइसोटोनिक, दोनों की अलग है तो जिसकी ज्यादा है वो हाइपरटोनिक और जिसकी कम है वो हाइपोटोनिक। लेट अस नाउ डिस्कस अबाउट सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ ऑस्मोसिस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट इज विल्टेड फ्लावर्स। फूल कभी जब हम तोड़ के लाते हैं तो कुछ देर के बाद वो मुरझा जाते हैं, तो विल्टेड फ्लावर्स बिकम फ्रेश बाय कीपिंग इन वाटर। और अगर किसी मुरझाए हुए फूल को हम पानी में डिप करके, इमर्ज करके रख दें कुछ देर के लिए, तो आपने देखा होगा कि वो जो फ्लावर है फिर से बहुत अच्छा सा नजर आने लगता है, एकदम ठीक हो जाता है। तो दिस इज ड्यू टू ऑस्मोसिस। अब होता क्या है कि जो फ्लावर है उसके अंदर कुछ ना कुछ कंसेंट्रेशन है, उसको हमने पानी में डिप करके रखा। कोई भी फ्लावर है हमारे पास, विल्टेड है, मुरझाया हुआ है, इसे जैसे ही हम पानी में रखेंगे तो फ्लावर के अंदर की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, और ये तो प्योर सिंपल वाटर है, यहाँ की कंसेंट्रेशन जो होगी दैट विल बी लो। अब क्या होना है, ऑस्मोसिस होगा, लो टू हाई जाएगा, तो लो कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन, यानी कि ये जो पानी है ये फ्लावर के अंदर पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से द फ्लावर विल बिकम फ्रेश अगेन।
ऐसे ही आपने देखा होगा जब आप फ्रूट्स या वेजिटेबल्स लेने जाते हैं तो जो वेंडर्स है दे ऑलवेज कीप ऑन स्प्रिंकलिंग वाटर ओवर देयर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। तो वो पानी स्प्रिंकल करने का क्या रीजन है? दैट इज अगेन रिलेटेड टू ऑस्मोसिस। मॉइस्चर जैसे अंदर का निकलेगा, मान लीजिए बहुत गर्मी है आजकल, तो जो भी हमारे पास फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हैं वो लोग बाहर ओपन में या धूप में सेल कर रहे होते हैं, तो गर्मी की वजह से उनका मॉइस्चर निकल जाता है। जैसे ही मॉइस्चर निकलेगा तो क्या हो जाएगा? लटक जाएंगे, वो अजीब से हो जाएंगे बासी से। ठीक है, वो बार बार पानी को स्प्रिंकल करते हैं। तो कोई भी फ्रूट और वेजिटेबल जो है इस पे जब वाटर को स्प्रिंकल किया जाएगा, अब अंदर की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, बाहर पानी की कंसेंट्रेशन कम है, तो बाहर वाला पानी उसके अंदर पेनिट्रेट हो जाएगा एंड द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विल रिमेन फ्रेश फॉर लॉन्गर टाइम। तो ये रीजन होता है कि वो बार बार पानी को क्यों स्प्रिंकल करते हैं। जैम्स एंड जेलीज आप बड़े शौक से खाते होंगे, तो आपको पता है दीज आर प्रिजर्व्ड यूजिंग शुगर। इनके अंदर काफी अच्छी क्वांटिटी होती है शुगर की। तो शुगर आखिर कैसे काम करता है एज अ प्रिजर्वेटिव, क्या रोल है उसका? तो ये जो जैम्स एंड जेलीज होती है ना, इनके ऊपर बहुत जल्दी बैक्टीरिया ग्रो करता है। बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया इज अ काइंड ऑफ सेल ओनली। ठीक है, बैक्टीरिया ग्रो कर गया, बैक्टीरिया बहुत जल्दी इसको डिस्ट्रॉय कर देगा, जैम्स एंड जेलीज खराब हो जाएंगी। तो कैसे प्रिजर्व करें? अब हमने क्या किया, इसमें शुगर को ऐड कर दिया। तो ये बैक्टीरिया है और इसके बाहर क्या है? काफी अच्छी क्वांटिटी है शुगर की। इस बार बाहर जो है कंसंट्रेशन ज्यादा है, शुगर है ना, तो शुगर की कंसंट्रेशन ज्यादा है और बैक्टीरिया वाला जो सेल हो गया उसकी कंसंट्रेशन कंपैरेटिवली कम है। तो कम जो कंसंट्रेशन है वहां से सॉल्वेंट का मूवमेंट कहाँ होता है? बाहर की तरफ। तो बैक्टीरिया के अंदर जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर है वो निकल के बाहर आ जाएगा। बैक्टीरिया क्या होगा? श्रिंक होगा, श्रिवल हो जाएगा, ड्यू टू विच बैक्टीरिया इज गोइंग टू डाई, और जो जैम्स एंड जेलीज हैं वो रहती हैं प्रिजर्व। ऐसे नेक्स्ट हमारे पास है पिकल्स का एग्जाम्पल। तो आपने अक्सर अपनी मम्मी को, दादी नानी को देखा होगा पिकल्स बनाते हुए। तो वो क्या करते हैं, सपोज मैंगो की बात करते हैं, रॉ मैंगो, तो उसको पहले कट किया जाता है इनटू पीसेस, उसके बाद उसको ड्राई किया जाता है, अंडर द फैन उसको रख देते हैं, सनलाइट में कुछ देर के लिए रख के आते हैं। तो उसका क्या रीजन है? उसको हम ड्राई करते हैं, ड्राई करने से इसका मॉइस्चर रिमूव हो जाता है। तो जैसे मॉइस्चर रिमूव हो गया, इससे काफी लंबे टाइम तक स्टे कर सकता है। ठीक है, मॉइस्चर जहां भी होता है वो चीजें जल्दी खराब हो जाती हैं, बट अगर पिकल्स को बनाते टाइम मॉइस्चर हम रिमूव कर दे तो वो थोड़े लंबे टाइम तक स्टे करेगा। सेकेंडली, इसमें हम अच्छी क्वांटिटी सॉल्ट की ऐड करते हैं। जो हमारे पिकल्स बनते हैं, गुड क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट इज एडेड। अगेन सॉल्ट क्या करेगा? मान लीजिए वहां बैक्टीरिया फिर से ग्रो करने लगा है, बैक्टीरिया इज अगेन व्हाट? अ काइंड ऑफ सेल। तो अगर बैक्टीरिया सेल्स वहां ग्रो करने लगे हैं तो बाहर इसके हमने खूब सारा नमक डाल रखा है, तो बाहर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, जैसे अभी यहाँ डिस्कस किया था। तो अंदर का जितना भी मॉइस्चर है, जो सॉल्वेंट या लिक्विड है बैक्टीरिया के सेल्स के अंदर, वो निकल के बाहर आएगा, वो सिकुड़ेंगे, श्रिवल हो जाएंगे एंड दे विल डाई अगेन। तो ये पहले दो जो एग्जांपल्स हमने पढ़े, वहां से क्या हो रहा था? बाहर से सेल के अंदर जा रहा था पानी। तो बाहर से सेल के अंदर जाना इज व्हाट? दिस इज एंड ऑस्मोसिस। और ये वाला जो केस है, यहाँ क्या हो रहा है? जैम्स जेलीज है या पिकल्स वाला जो केस है, यहाँ सेल के अंदर का पानी निकल के बाहर को आ रहा है। तो ये जो दो प्रोसेसेस है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ एक्स ऑस्मोसिस। उसके बाद एक हमारा बॉडी से रिलेटेड एक एप्लीकेशन है विच इज नोन एज एडिमा। ये क्या है? पफिनेस इन बॉडी ड्यू टू वाटर रिटेंशन। आपने देखा होगा कुछ पेशेंट्स जिनको अक्सर हाई बीपी की प्रॉब्लम रहती है, नॉर्मली भी डॉक्टर्स हमें सजेस्ट करते हैं कि सॉल्ट इनटेक हमें कम रखना चाहिए, नमक हमें कम कंज्यूम करना चाहिए। तो उसका रीजन क्या है? मान लीजिए जो लोग नमक ज्यादा कंज्यूम करते हैं, नमक कहाँ जाएगा? वो सेल्स और टिश्यूज में स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो जो भी ये सेल्स और टिश्यूज हैं, इसके अंदर वो जो सॉल्ट है पेनिट्रेट होकर स्टोर हो गया। अब बॉडी के अंदर पानी होता है, आपको पता है, तो वो पानी, क्योंकि बाहर पानी की कंसंट्रेशन कम है, वो पानी सेल्स और टिश्यूज में चला जाएगा अगेन ड्यू टू एंडोस्मोसिस। सेल के अंदर जा रहा है पानी, तो ये एंडोस्मोसिस है। तो ये पानी जैसे जैसे सेल के अंदर जाएगा, सेल्स एंड टिश्यूज स्वेल हो जाएंगे, तो बॉडी में हमको पफिनेस नजर आने लगती है। दिस कंडीशन इज नोन एज एडिमा। देयरफॉर डॉक्टर्स ऑलवेज सजेस्ट अस टू इनटेक लेस अमाउंट ऑफ सॉल्ट। नेक्स्ट आता है मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल टू अपर पार्ट्स। आपने पढ़ा है कि प्लांट्स जो है अपने रूट्स की हेल्प से पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। हम तो पानी मिट्टी में डालते हैं, तो वहां से वो प्लांट के अंदर जाता है। ठीक है, कुछ तो कैपिलरी एक्शन है, बट वहां पे पार्शियल रोल किसका है? इस ऑस्मोसिस का भी है। तो नीचे क्या है? सॉइल में तो सिर्फ वाटर है, तो वहां कंसंट्रेशन उसकी कम हो गई। ऊपर प्लांट के अंदर सेल्स हैं, कुछ ना कुछ है, तो कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ पानी आएगा ड्यू टू ऑस्मोसिस। तो दीज आर एप्लीकेशंस ऑफ ऑस्मोसिस। एक जनरल डे टू डे लाइफ में भी आपने देखा होगा, अगर अपने हाथों को बहुत देर तक हम पानी में रखते हैं, कपड़े वॉश कर रहे हैं या वैसे भी बहुत देर तक शावर हमने लिया, तो ये जो टिप्स है, फिंगर टिप्स, ये कैसी अजीब सी हो जाती हैं, श्रिंक टाइप की हो जाती हैं, आपने देखा होगा। तो वो क्यों है? आप देखिए,
यहाँ क्या है, बॉडी के अंदर सेल्स हैं, कंसंट्रेशन ज्यादा है, बाहर क्या है, पानी है जिसकी कंसंट्रेशन कम है, तो पानी क्या करेगा, पेनिट्रेट कर जाएगा स्किन के अंदर फ्रॉम लो टू हाई कंसंट्रेशन। तो पानी आने की वजह से वो स्किन हमें अजीब सी नजर आती है, कुछ देर के बाद वो नॉर्मल हो जाता है। जब पानी की कंटेंट एक्स्ट्रा निकल जाएगी, नॉर्मल हो जाएगा, तो स्किन हमारी ठीक हो जाती है। एप्लीकेशंस के बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस की। तो प्रोसेस अभी हमने डिस्कस किया था कि नॉर्मली लो कंसंट्रेशन से हाई की तरफ मूवमेंट होता है, लेकिन अगर हाई सोल्यूशन, हाई कंसंट्रेशन की साइड से हम प्रेशर एक्सर्ट कर दें तो प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, तो वहां क्या होगा, ये जो लो टू हाई वाला मूवमेंट था ये ऑपोजिट हो जाएगा, हाई टू लो चलेगा, हाई टू लो। इस प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। अब बात करते हैं इसकी एप्लीकेशंस की। तो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस। एक होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, दूसरा होता है डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। आप सबके घर में, मैक्सिमम लोगों के घर में एक्वागार्ड होता है, एक्वागार्ड आरओ। तो आरओ स्टैंड्स फॉर रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। तो वहां भी यही वाला प्रोसेस चलता है। तो क्या है, उसमें हमारे पास एक तरफ होता है प्योर वाटर एक चैम्बर में, और दूसरी साइड आरओ को किससे कनेक्ट करते हैं, टैप वाटर से। अब जो प्योर वाटर है इसकी कंसंट्रेशन होगी कम, और जो टैप वाटर है इसकी कंसंट्रेशन होगी हाई। अब हमने क्या किया, नॉर्मली तो लो टू हाई होता है मूवमेंट, लेफ्ट टू राइट होना चाहिए, बट हमने प्रेशर एक्सर्ट कर दिया ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, तो प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा। अब मूवमेंट कहां से कहां होगा, हाई कंसंट्रेशन टूवर्ड्स लो कंसंट्रेशन। तो जो हमारा टैप वाटर है जिसके अंदर इम्प्योरिटीज हैं, इम्प्योरिटीज तो मूव कर ही नहीं सकती, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को वो क्रॉस नहीं कर सकती, मूवमेंट किसका, सिर्फ वाटर का होना है। तो जो टैप वाटर है उसके अंदर काफी इम्प्योरिटीज में, इम्प्योरिटीज वहीं रह जाएंगी और उसका प्योर वाटर निकल के इधर वाले चैम्बर में आ जाएगा, एंड दिस वाटर बिकम्स फिट फॉर ड्रिंकिंग। तो ऐसा ही एक्वागार्ड्स में, आरओज में होता है। उसके अलावा एक हमारे पास है डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। सी वाटर आपको पता है समुद्र का पानी बहुत खारा होता है, सुना होगा आपने, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स होते हैं। तो एक तरफ आपके पास प्योर वाटर है जिसकी कंसंट्रेशन कम है। अब टैप वाटर की जगह हम सी वाटर की बात कर लेते हैं। तो सी वाटर में क्योंकि बहुत सारे सॉल्ट्स एंड मिनरल्स डिसॉल्व होते हैं, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, हाई हो जाएगी। तो यहाँ भी दोनों को हम सेपरेट करते हैं, एक तरफ प्योर वाटर लेते हैं, एक तरफ सी वाटर लेते हैं, और जहां सी वाटर है उधर हम प्रेशर लगा देते हैं ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ पे ऑस्मोसिस वाला प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स होगा तो क्या होगा, सी वाटर में जितना भी वाटर है वो निकल के दूसरी साइड में आ जाएगा जहां ऑलरेडी हमारे पास प्योर वाटर था, और जो इसके अंदर सॉल्ट्स और मिनरल्स हैं वो तो क्रॉस कर नहीं सकते एसपीएम को, तो वो वहीं रह जाएंगे, और जो वाटर है वो सब निकल के आ जाएगा। तो दिस इज डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। तो सी वाटर के अंदर के जो सॉल्ट्स थे उन सबको हमने अलग कर दिया, प्योर वाटर को कलेक्ट कर लिया। फाइनली अब हम बात कर लेते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की, जिसको हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता क्या है, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन हाई कंसंट्रेशन साइड टू जस्ट स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जितना प्रेशर हमें लगाना पड़ता है उसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। पाई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और एक्सपेरिमेंटली ऐसा पता चला है कि ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू CRT। ठीक है, सी हो गया कंसंट्रेशन विच इज एक्चुअली मोलैरिटी, R इंटू टी। तो ये फॉर्मूला है जो न्यूमेरिकल्स में हम लोग यूज करते हैं। तो पाई स्टैंड्स फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर, M हो गया यहाँ पे मोलैरिटी, R होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसकी अलग अलग वैल्यूज होती हैं, डिपेंड्स क्वेश्चन के हिसाब से आप कौन सी वैल्यू यूज करेंगे, एंड दिस T इज टेम्परेचर जिसकी यूनिट होती है केल्विन। अब ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स में अगर आपको प्रॉब्लम है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन प्रिपेयर अ सेपरेट वीडियो रिलेटेड टू द सेम। तो न्यूमेरिकल्स अभी यहाँ पे हमने डिस्कस नहीं किए, बट इफ यू फील लाइक तो हम एक सेपरेट वीडियो उसके लिए बना लेंगे। तो डू लेट मी नो, तब तक आप इतना पढ़िए।